तलाक। पिछले क्लास में हम चार्ट बनाए थे किस किस तरह से तलाक का है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाते हैं। तलाक का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, क्या मतलब होता है तलाक का? ये अरबिक वर्ड है, अरब से डेवलप होकर आया है ये वर्ड, अरबिक वर्ड है ये। इसका मतलब होता है रिलीज, रिलीज, टू रिलीज, मुक्त कर देना। ठीक है, किसी को मुक्त कर देना। ठीक, बाकी तो हम लोग डिसोल्यूशन मैरिज सारा बात हम लोग जानते ही हैं, संबंध विच्छेद हो जाता है। जो मैट्रिमोनियल जो रिलेशन डेवलप होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच, जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो जाता है यानी कि तलाक हो जाता है, तो उनके बीच जो है किसी भी तरह का कोई मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन जो होता है वह नहीं रहता है, समाप्त हो जाता है। यहां तो जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसी में हम लोग देखे थे, प्री इस्लामिक इरा देखे थे, कहां से डेवलप हुआ, किस तरीके से डेवलप हुआ। फिर जब इस्लामिक रिफॉर्म हुआ वहां भी देखे, कहा गया कि तलाक आप बिना कारण के मत दिया कीजिए, अनरीजनेबल जो है तलाक प्रोनाउंस मत किया कीजिए, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। विवाह को विच्छेद करने से मना किया गया है कि आप संबंध विच्छेद मत कीजिए, बेवजह जो है रिलेशन को मत तोड़िए। तो ये सब चीज हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे तलाक वैलिड हो इसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कंडीशंस फॉर ए वैलिड तलाक, कंडीशंस फॉर ए वैलिड तलाक। आप लोग पढ़े हैं, हम बोले थे आप लोगों को पढ़ने के लिए, कंडीशन फॉर ए वैलिड तलाक। हाँ, तो अब देखिए किस तरीके से समझेंगे कि तलाक जो हुआ है, ठीक है ना, डिसोल्यूशन जो मैरिज हुआ पार्टी के द्वारा जो तलाक कहा गया है, प्रोनाउंस किया गया है, वो किस तरीके से कहा जाएगा या किस तरीके का कौन कहेगा, किस फॉर्मेट में बोला जाएगा, किस तरह से वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा, वो सब हम लोग चेक करेंगे कि तलाक जो है वो वैलिड हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले उसकी कैपेसिटी चेक करेंगे। कैपेसिटी, अब देखिए, तो जब हम लोग इसकी कैपेसिटी देखते हैं तब इसमें क्या हम लोग होता है, तो हम इसको पढ़ते हैं इस तरीके से। आप लोग बुक में पढ़े होंगे, हम सिर्फ बता देते हैं, बहुत आसान चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत आप लोग को लगेगा कि टफ लगेगा, एकदम आसान चीज है। एवरी मुस्लिम हस्बैंड, ध्यान समझिएगा, एवरी मुस्लिम हस्बैंड ऑफ साउंड माइंड, यानी कि सबसे पहला जो क्या होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ चित्त। साउंड माइंड आप लोग खूब सुनते हैं, साउंड माइंड, ठीक। हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है ना, जैसे हम लोग मेजोरिटी बोलते हैं तो हम लोग मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी एज पढ़ते आए हैं हम लोग। हु हैज द एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसने प्यूबर्टी एज प्राप्त कर ली है, इज कंपिटेंट टू प्रोनाउंस तलाक। ओके, वह तलाक का उच्चारण करने के लिए, तलाक कहने के लिए, तलाक प्रोनाउंस करने के लिए क्या हो जाता है, कैपेबल हो जाता है, यानी कि यह तलाक दे सकता है। कोई भी मुस्लिम हस्बैंड जो कि साउंड माइंड का है और जो कि कैपेबल हो गया, जो प्यूबर्टी एज को प्राप्त कर लिया है, वह क्या है, कैपेबल है तलाक प्रोनाउंस करने के लिए। ओके, क्लियर। और वह किसी भी रीजन को बताने के लिए बाध्य नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसको कोई रीजन बताना नहीं है कि हम इस कारण से तलाक दे रहे हैं। ऊपर हम लोग जब इस्लामिक रिफॉर्म पढ़े तो वहां कहा गया है कि आप बेवजह बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजन तलाक नहीं देना चाहिए आपको। लेकिन यहां हम लोग जो कैपेबिलिटी में पढ़ते हैं वह रीजन बताने के लिए बाध्य नहीं है कि आप किस कारण से तलाक दे रहे हैं, उसको रीजन नहीं बताना है किसी को, ठीक है, आप उससे नहीं पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर। बोलते चलिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए, अब ध्यान समझिएगा बात को, ये तो हम लोग समझ गए इसकी ये कैपेबिलिटी है। तो अगर मान लीजिए कोई माइनर है, एक मुस्लिम हस्बैंड है जो अभी माइनर है,
तो क्या वो दे सकता है या अनसाउंड माइंड है? अब सवाल ये उठता है कि ए मुस्लिम, ठीक है ना, हु इज माइनर और अनसाउंड माइंड नहीं दे सकता है। हाँ, ये सब प्रश्न का ध्यान रखिएगा। कैन नॉट प्रोनाउंस तलाक, अगर वह तलाक देता है, ध्यान सुनिएगा, इसका हम इफेक्ट बताते रहे कि अगर वह तलाक देता है तो वह तलाक वैलिड होगा और इनइफेक्टिव होगा। किसी माइनर मुस्लिम के द्वारा अगर तलाक प्रोनाउंस किया जाता है तो तलाक जो हो जाएगा वो वैलिड हो जाएगा एंड इनइफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अगर वो लुनाटिक है और अपने लुनाटिक इंटरवल में प्रोनाउंस किया है तो लुनाटिक 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 मतलब गूंगा नहीं होता है। आप लोग, हाँ, लुनाटिक का मतलब होता है जिसको कभी कभी दौरा पड़ता है, पागल टाइप का, विक्षिप्त। वेरी गुड, ठीक है, सही जवाब, ठीक है ना, कि अगर लुनाटिक इंटरवल में कभी कभी दौरा पड़ता है, कभी कभी नहीं पड़ता, कभी कभी ठीक रहता है, तो अगर वह लुनाटिक इंटरवल के अंदर, ठीक है ना, अगर तलाक प्रोनाउंस करता है तो वह तलाक जो हो जाता है वो वैलिड होता है। क्लियर? क्या माइनर हस्बैंड के बिहाफ, हाँ, क्या माइनर हस्बैंड के बिहाफ पे गार्जियन तलाक दे सकता है? बोलिए, आप लोग पढ़े हैं यानी नहीं पढ़े हैं? निसार, नो सर बोल रहे हैं आप भी, इसका मतलब नहीं पढ़े हैं आप लोग भी। क्या माइनर हस्बैंड के दे सकते हैं? ठीक है, हाँ, फिर से पढ़िएगा, तब पढ़ पढ़ के जवाब दे रहे हैं, ठीक है ना। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दे रहे हैं। आप लोग इसलिए बोलते हैं पढ़िए, पढ़िएगा और उस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा तो आप लोग का एमसीक्यू अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, और फिर मैथ्स में तो लिखना ही लिखना है। तो अब सिंपल सा सोचिए, आपका जवाब, हम इसका जवाब देते हैं कि अगर कोई माइनर है, ठीक है ना, तो उसके बिहाफ पे जो गार्जियन प्रोनाउंस करेगा तलाक, ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना होता है? दे सकता है, ठीक है ना, बशर्ते यह मैरिज करते समय कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ हो। निशा, यही बात ना है। आपके पास बुक होगा, हम बुक को साइड कर देते हैं, बुक बता देते हैं। हाँ, द गार्जियन कैन नॉट प्रोनाउंस तलाक ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर हस्बैंड ऑल्दो a guardian has right to contract minor's marriage but he has no such right in respect of talaq. According to Tayyab ji, guardian of a husband of unsound mind may pronounce talaq on behalf of such insane husband if such talaq is the interest of the husband. अब देखिए, अच्छा क्या लिखा हुआ है अनसाउंड माइंड पर? हम क्या पूछे अभी क्वेश्चन? अनसाउंड माइंड था क्या? माइनर पूछे थे, देखो जरा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, माइनर के बिहाफ पे क्या हो सकता है? गार्जियन तलाक नहीं देगा, ठीक है ना। अनसाउंड माइंड के बिहाफ पे गार्जियन जो है वो तलाक दे सकता है, बशर्ते वह हस्बैंड के बेनिफिट के लिए हो, उस आदमी के बेनिफिट के लिए हो। यही लिखा हुआ है शायद, मेरे ख्याल से, जहां तक हमको मेमोरी है। हाँ या ना? हाँ हाँ, ठीक है, क्लियर। वो थोड़ा सा हम वो हो गए थे। हाँ, अनसाउंड माइंड पूछ रहे थे हम आपसे तभी। हाँ, माइनर के बिहाफ पे गार्जियन जो है वह तलाक प्रोनाउंस नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर अनसाउंड माइंड है तो उसके बिहाफ पे गार्जियन जो है वह तलाक क्या कर सकता है? प्रोनाउंस कर सकता है, बशर्ते वह उसके इंटरेस्ट में हो, उसके फायदे के लिए हो। ओके, क्लियर? निशा, क्लियर? इसलिए बोलते हैं देख लीजिएगा। हाँ, ठीक, वेरी गुड। चलिए, अब और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है? चलिए, ठीक।
एक कैपेबिलिटी देख लिए हम लोग, ये सब चेक कीजिएगा, सब याद रखिएगा, कंफ्यूजन होता है एग्जाम के समय में, ये सब चीज को याद रखिएगा। ओके, अब आइए फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट तो कितना पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। स्वतंत्र सहमति क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, तो फ्री कंसेंट पर तो कितना बात करें। फ्री कंसेंट का मतलब बार बार जब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, फ्री कंसेंट का मतलब हमेशा वही होता है जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दिए हैं। स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, आप स्वैच्छिक तौर से हां कह रहे हैं। ओके, और यहां भी आप देखेंगे फ्री कंसेंट को जब कहा गया होगा तो कहा, इसमें भी कहा गया होगा कोर्सन इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनडू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, फ्रॉड नहीं करेंगे। ओके, इंटॉक्सिकेशन हालत में नहीं होनी चाहिए आप। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट है, हम उसको पढ़ भी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का है, हाँ, 2006 का, 21 अप्रैल 2006 का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। केस का नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, हम बोल देते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द हस्बैंड प्रोनाउंस ए ट्रिपल तलाक in a condition of intoxication and thereafter realizing his mistake agreed to live with wife and children, then the religion's head yani ki maulvi of the community has no right to issue a fatwa for separating the couple and issue a fatwa religious order to excommunicate the couple। यानी सिंपल सा चीज कहा कि अगर कोई आदमी इंटॉक्सिकेशन के हालत में ट्रिपल तलाक प्रोनाउंस कर दिया है और बाद में जब उसका नशा उतर गया और वह गलती सोचा कि हमसे गलती हो गया है और वह अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहना चाहता है, तो इसके खिलाफ जो मौलवी हैं, जो रिलीजियस जो गुरु हैं, वह क्या कर सकते हैं, फतवा जारी नहीं कर सकते हैं। ओके, क्लियर? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो फ्री कंसेंट पर कोई बात ही नहीं करना है, फ्री कंसेंट सिंपल चीज है। हाँ, अब आइए देख लीजिए एक चीज और। सुनिएगा, एक बड़ा अच्छा लाइन है, हम पढ़ देते हैं, सुनिएगा। एक्सेप्ट अंडर हनीफी लॉ द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इन प्रोनाउंस तलाक मस्ट बी फ्री कंसेंट। ठीक, अंडर हनीफी लॉ ए तलाक प्रोनाउंस अंडर कंपल्सन, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन एक्सेट्रा इज वैलिड एंड डिजॉल्व द मैरिज। ये डिफरेंशिएट में है, ये याद रखिएगा, इसलिए इसको हम पढ़ दिए, ठीक है ना। फ्री कंसेंट तो पढ़ते ही हम लोग कि जनरली फ्री कंसेंट होना चाहिए, एक्सेप्ट हनीफी। अब ध्यान सुनिएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, सिंपल वे में जानते हैं हम लोग, लेकिन शिया लॉ और सुन्नी लॉ में कुछ कुछ जो फर्क है, एग्जाम में यही पूछेगा आपसे। इसमें कहा जा रहा है अंडर हनीफी लॉ, हनीफी लॉ में क्या है कि अगर तलाक प्रोनाउंस किया गया है किसी भी कंपल्सन में, कोअर्सन में, अनड्यू इन्फ्लुएंस में, फ्रॉड में या वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन में, तो वह वैलिड हो जाता है एंड मैरिज को डिसॉल्व कर देता है। समझे? यानी कि हनीफी लॉ को छोड़ के, याद रहेगा सबको, एक्सेप्ट हनीफी लॉ द कंसेंट ऑफ, द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड इन प्रोनाउंस तलाक मस्ट बी फ्री कंसेंट। हनीफी लॉ को छोड़कर बाकी जगहों पे जो आपका जो प्रोनाउंसमेंट दूसरे स्कूल्स में जो कंसेंट होना चाहिए वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, लेकिन हनीफी लॉ में अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया गया है या फिर कोर्सन के अंदर भी किया गया है या फिर वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन में किया गया है, तो वह वैलिड हो जाता है और मैरिज को डिसॉल्व कर देता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब उसी तरह से देख लीजिएगा, फिर सिया लॉ में भी देख लीजिएगा, जहां डिफरेंशिएट रहे जरूर उसको अंडरलाइन करके पढ़ लीजिएगा, आप नोटेबल बना लीजिएगा। अंडर सिया लॉ
और सुन्नी का और स्कूल बता भी दिए हैं। ए तलाक प्रोनाउंस अंडर कंपल्सन, कोअर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज वॉइड एंड इनइफेक्टिव। बोले ना, सिर्फ हनीफी को ध्यान रखना है, हनीफी में वैलिड हो जाता है, उसको छोड़कर सुन्नी के सारे स्कूल में और शिया के सारे स्कूल में, ठीक है ना, वॉइड होता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, केवल हनीफी जो है इसका एक्सेप्शन है, हनीफी स्कूल। ओके, ट्रिपल तलाक सुप्रीम कोर्ट का बता भी दिए आप लोगों को रिसेंट। अब नेक्स्ट हमारा आ जाइए, क्या हमको फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है और क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। तो अब इसमें भी शिया लॉ सुन्नी लॉ का कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज है, आप लोग अगर बुक होगा तो अंडरलाइन करके इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, जानते हुए एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। सुनिएगा, हम सुना देते हैं, बता देते हैं आप लोगों को। हम लोग सबसे पहले सुन्नी लॉ देख लेते हैं, सुन्नी लॉ में क्या क्या फॉर्मेलिटीज चाहिए हमको। सबसे पहले यह जो तलाक है यह ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। तलाक का प्रोनाउंसमेंट या आप ओरली करेंगे या फिर मे बी ओरल और इन राइटिंग, ओरल भी जाएगा और राइटिंग में भी जा सकता है, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। ओके, यानी कि सिंपल सा आप तलाक का उच्चारण कर देंगे, तलाक बोलेंगे, अटर्ड करेंगे तलाक को, या फिर आप क्या करेंगे, तलाकनामा लिखेंगे, तलाकनामा भी दे देंगे तो तलाक हो जाएगा। ओके, पहला फॉर्मेलिटीज कि यानी कि ओरल भी और राइटिंग में भी सुन्नी लॉ में। ओके, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है सुन्नी लॉ में। ओके, या किसी खास पार्टिकुलर वर्ड का इस्तेमाल करना जरूरी है, यह भी नेसेसरी नहीं है। ओके, कोई भी ऐसा इंटेंशन या आपका एक्सप्रेशन जो यह बताता हो, ठीक है ना, कि आप शादी को ब्रेक करना चाहते हैं, मैरिज को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए यह काफी है अंडर सुन्नी लॉ। ठीक है ना, आप कोई स्पेसिफिक वर्ड को इस्तेमाल करेंगे यह जरूरी नहीं है, आपको यही कहना भी है। एक दो एग्जाम्पल भी आप अगर बुक देख रहे होंगे तो एक दो एग्जाम्पल भी आपके पास दे रखा होगा कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे एक वर्ड इसमें लिखा हुआ हम पढ़ देते हैं, मैं हमेशा के लिए अपनी पत्नी को तलाक देता हूं और अपने लिए हराम बनाता हूं। ठीक है ना, तो इससे चूंकि इंटेंशन क्लियर हो रहा है तो यह काफी है। तो कोई अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जिससे आप इस तरह का इंटेंट पास कर रहे हैं कि आप इस संबंध को तोड़ना चाहते हैं, तो वह सुन्नी लॉ में क्या होता है, वो वैलिड हो जाता है, वह मान्य हो जाता है। कोई खास स्पेसिफिक चीज का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता है। क्लियर? ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, अच्छा, हम लोग विटनेस पर बात किए थे कि शादी के समय में विटनेस चाहिए होता था, तो वहां भी आप लोग देखिएगा कि किसके शादी में, शिया स्कूल या सुन्नी स्कूल, वो आपको याद रखना है, दोनों में उल्टा हो जाता है। तो इसलिए बार बार हम वहां पे भी जिक्र किए थे कि यहां ध्यान रखिएगा। हम लोग जब सुन्नी लॉ में तलाक को देखते हैं तो यहां पे हाँ, लेकिन सुन्नी में क्या है, विटनेस की जरूरत होती है, नीड नोट, यहां पे जरूरत नहीं होती है किसी भी विटनेस को। जब आप तलाक प्रोनाउंस कर रहे हैं उस वक्त किसी विटनेस की जरूरत नहीं होती है, चाहे आप ओरली दे रहे हैं चाहे फिर आप राइटिंग में दे रहे हैं, नीड नॉट बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ द विटनेस। ठीक है ना, विदाउट विटनेस अगर आप तलाक प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वह भी वैलिड होता है अंडर सुन्नी लॉ, नो नीड ऑफ विटनेसेस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए हमारा, अब हम लोग शिया लॉ देखते हैं।
आप लोग एग्जाम में यहीं पे कंफ्यूजन होगा। चीजें बड़ा आसान है, आपके एग्जाम पर्पस से चीजें बहुत आसान रहेंगी, लेकिन कंफ्यूजन होगा सिया लॉ में और सिर्फ सुन्नी लॉ में। अभी आप एक बार पढ़ रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, लेकिन जब सारा लॉ एक साथ रिवीजन करके एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वहां पे गलतियां होंगी। इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। इसमें सिया लॉ में क्या फर्क है? एक फर्क है, सुन्नी में कहें कि ओरली और राइटिंग दोनों में जा सकता है। आप जो प्रोनाउंस करेंगे या तो मौखिक होगा या लिखित होगा। बट सिया लॉ में जैसे हम लोग देखने लगते हैं, यहां पे आप ओरली ही करेंगे, सिवाय एक कंडीशन को छोड़कर कि हस्बैंड गूंगा हो, बोल नहीं सकता हो। ओके, अगर हस्बैंड गूंगा है तब तो वो राइटिंग में ही लिख कर देगा। इसको छोड़कर हर एक स्थिति में जो बोलने वाला होगा, जब बोलने में सक्षम होगा, तो उसको ओरली ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा तलाक। ओके, अगर वह अनेबल टू स्पीक है तब तो कोई बात ही नहीं है। इशारा तुम समझोगे तब तो। इशारा जो होता है अमाउंट टू स्पीक होता है, समझे? हाँ, वही बोल रहे हैं, तब तो हो ही गया ना। तब तो फिर इशारा जो हम लोग पढ़ते हैं अमाउंट टू स्पीक हुआ, तो वह राइटिंग में भी दे सकता है, इसलिए बोल दिए। ठीक है, तो उसके जैसे क्या पढ़ रहे हैं कि हम लोग सिर्फ वो ओरल ही कर सकता है, तो ठीक है, सिवाय उसके कि जो गूंगा हो, यानी कि वो लिखित में भी दे सकता है, ये समझाने का मतलब हुआ। अदरवाइज इशारा तो भी चलेगा, जो कि हम लोग अमाउंट टू स्पीक मानते हैं उसको। ठीक है, नहीं तो फिर तलाक वाइड हो जाता है। अगर वो लिख कर देगा तो तलाक वाइड हो जाएगा, वो इनइफेक्टिव होगा सिया लॉ के अंदर। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। 2 विटनेस चाहिए इसमें। वहां पे नो नीड ऑफ विटनेस था सुन्नी लॉ में, इसमें 2 विटनेसेस चाहिए। 2 मेल साउंड माइंड विटनेस चाहिए। जो विटनेस की कंपिटेंसी है उतना कंपिटेंट विटनेस चाहिए 2, या तो 2 मेल मेंबर या 1 मेल के बदले 2 फीमेल। ओके, 1 मेल रहेगा और 1 मेल के बदले 2 फीमेल चाहिए, नहीं तो फिर आपका तलाक जो होगा वो वॉइड हो जाएगा। क्लियर? और इसमें जो है, इसमें एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है कि आप उसी तरीके से तलाक का उच्चारण करेंगे। यूज ऑफ स्पेसिफिक अरेबिक वर्ड, तलाक जो प्रोनाउंस किया जाता है, आप उसी तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, उसी हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ही तलाक जो होगा वैलिड माना जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मेलिटीज है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा देख लीजिए एक्सप्रेस वर्ड्स। एकदम इसमें यही चीज कहना चाह रहा है कि आप जब तलाक का प्रोनाउंस करेंगे तो वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और आपके इंटेंशन को शो करना चाहिए कि आप तलाक लेना चाहते हैं, संबंध को विच्छेद करना चाहते हैं। तलाक जो हम प्रोनाउंस करेंगे मस्ट क्लियरली इंडिकेट द हस्बैंड्स इंटेंशन टू डिजॉल्व द मैरिज। ओके, आप कोई ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं जिससे कि आपका इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो वह तलाक के अंदर नहीं आएगा, तलाक के अंदर कवर नहीं होगा। ओके, तो इंटेंशन क्लियरली होना चाहिए। हाँ, बस ध्यान रखिए। एक 2 एग्जांपल भी आपके बुक में दे रखा होगा, देखिए हम कहीं पढ़ रहे थे उसको। हाँ, यहां देखिए लिखा हुआ है एग्जांपल।
वेयर ए हस्बैंड एड्रेस हिज वाइफ, यानी अपनी पत्नी को कह रहा है, यू आर माई कजन एंड डॉटर ऑफ माई अंकल, ठीक है ना, इफ यू गो आई गिव अप ऑल रिलेशंस एंड वुड हैव नो कनेक्शन ऑफ एनी सॉर्ट। तुम मेरी कजन हो, अंकल की डॉटर हो, अगर तुम चली जाओगी तो मैं तुमसे किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रखूंगा। तो कहा कि यहां पे इंटेंशन प्रूफ नहीं हो रहा है कि वह तलाक देना चाहता है, इसीलिए यह तलाक नहीं कहलाएगा। ओके, तो यही आपका कंडीशन है। तो बस है बहुत आसान चीज, बट आपको थोड़ा सा शिया लॉ और सुन्नी लॉ पर थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हनीफी लॉ पे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जहां भी कुछ एक्सेप्शंस दिखेगा ना, तो आप लोग उसको समझ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पर्पज। समझ गए? जो चीजें दोनों स्कूल्स के लिए सेम चीजें मिलेंगी तो वह जनरल रूल होगा, वो ज्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। जहां पे कोई डिफरेंशिएट क्रिएट होगा शिया लॉ और सुन्नी लॉ में, तो देखिएगा एग्जाम में पूछ देगा अकॉर्डिंग टू शिया लॉ, अकॉर्डिंग टू सुन्नी लॉ, ठीक है ना, या कोई स्टेटमेंट लिख देगा और उसमें आपको ऑप्शन में देगा कि शिया लॉ में वैलिड है, सुन्नी लॉ में वैलिड है, शिया और सुन्नी दोनों में वैलिड है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है एमसीक्यू में। तो आप जानते हुए गलती कर देंगे क्योंकि आपको क्लियरली ये नहीं रहेगा कि शिया में है कि सुन्नी में है। समझे? बात समझ रहे हैं? क्वेश्चन पूछने का पैटर्न समझ रहे हैं ना? हाँ, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, बाकी आप ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं।